गुड इवनिंग क्लास। एक बार ज़रा कंफर्म करेंगे, मेरी हाँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ। चलिए जी, गुड इवनिंग क्लास, है ना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट, है ना। सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट इन द प्योर लाइव सेशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। सारे के सारे बच्चे तैयार हैं? सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट। जब मॉड्यूल फर्स्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब कंपनी लॉ, JIGL एंड SBEC के अमेंडमेंट, है ना। तो सबसे पहले मैं आज क्लियर कर दूं, मैं दो अमेंडमेंट्स कराऊंगा आज। आज सबसे पहले मैं कराऊंगा SBEC के अमेंडमेंट्स एंड द सेकेंड JIGL के अमेंडमेंट्स। ये दो सब्जेक्ट के अमेंडमेंट मैं आज कवर करूंगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा SBEC का, है ना। तो SBEC का बुक निकाल लीजिए आप लोग। सबसे पहले SBC का दोनों वॉल्यूम, SBC वॉल्यूम फर्स्ट एंड SBC वॉल्यूम सेकेंड, दोनों निकाल लीजिए। सारे बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं, तो मेरे तरफ से भी आप सबों को गुड इवनिंग। आज तो अमेंडमेंट वाला इवनिंग है ना। तो चलिए, SBC का बुक निकाल लिया आपने। चलिए जी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं सीधा ICSI के वेबसाइट पर जाके, देखो ICSI के वेबसाइट पर आ गए। ICSI के वेबसाइट पर जब आएंगे तो हम डायरेक्ट सप्लीमेंट से करेंगे, लाइन बाय लाइन, है ना, जिससे कि कुछ भी ना छूटे, है ना। तो देखो एकेडमिक पोर्टल में हम जाते हैं। एकेडमिक पोर्टल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर जाएंगे। न्यू सिलेबस में स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, और सबसे पहले हमें करना है किसका, SBC का ना। तो SBC का देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट आ रहा है, ये लो मैंने क्लिक कर दिया। SBEC सप्लीमेंट फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। अब मैं लाइन बाय लाइन पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे तैयार हैं मॉड्यूल फर्स्ट के सारे बच्चे तैयार हैं, और जो CS प्रोफेशनल के बच्चे देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा RCDNCR में हो सकता है इस अमेंडमेंट से, है ना। तो चलिए CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट SBC अमेंडमेंट मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले लेसन 2 टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर निधि कंपनी के अंदर अमेंडमेंट है ना। अब चलो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ फ़ोन पे आपके कमेंट देख रहा हूँ, कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखो, ये अमेंडमेंट 3 फरवरी 2020 का, इसका मतलब दिसंबर में अप्लीकेबल है। और ये कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। जो पहले से फॉर्म चल रहे थे, फॉर्म नंबर NDH1, NDH2 एंड NDH3, इन्हीं तीनों फॉर्म का एग्जैक्टली न्यू फॉर्म्स आ गया। NDH1 दैट इज रिटर्न ऑफ स्टैचुटरी कंप्लाइंसेस, NDH2 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एंड NDH3 रिटर्न ऑफ निधि कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड। आपको इस तीनों फॉर्म का पर्पस क्या होता है ये मालूम ही है, क्योंकि आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आपने निधि कंपनी वाला चैप्टर कर लिया होगा। तो NDH1, NDH2 एंड NDH3 इनके नए फॉर्मेट्स आए हैं और कुछ नहीं है। ये अमेंडमेंट ज़्यादा उनको काम आएगा जो प्रोफेशनल हैं, जो NDH फॉर्म फाइल करते हैं। बाकी जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस यही है कि नए फॉर्म्स आ गए हैं, उसके अंदर के थोड़े बहुत कंटेंट चेंज हुए होंगे, बाकी पर्पस तो वही रहेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं था, बस ये याद रखना है कि ये तीनों फॉर्म के नए फॉर्मेट आ गए, है ना। चलिए, उसके बाद दूसरा दूसरा भी निधि कंपनी से ही जुड़ा हुआ है ना। ये 14 फरवरी 2020 का है। और मैं बताऊं, ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशनरी प्रोविज़न है। ट्रांजिशनरी का मतलब, जब निधि रूल्स आए 2020 में, जब निधि रूल्स आए तो उस निधि रूल्स को कंप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया। पहले 6 महीने का टाइम दिया गया था, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 9 मंथ्स कर दिया गया, है ना। तो उस केस में ये ट्रांजिशनरी प्रोविजंस हैं, इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी मंथ्स लिखे गए हैं वो मंथ्स अब ख़त्म हो चुके हैं, वो टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। तो उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जिस दिन कमेंसमेंट हुआ निधि अमेंडमेंट रूल्स का, देखो 15/8/2019, है ना,
उससे उससे पहले कितना टाइम दिया गया था? 6 महीने। अब कितना टाइम दे दिया गया है? 9 महीने। तो अगर आप देखेंगे 2000 इस डेट से 9 महीने अगर गिनेंगे तो भी अब वो डेट निकल चुका है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो इस अमेंडमेंट का भी कोई खास मतलब नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये सब तो ट्रांजिशनरी हैं, ये रूल्स आते हैं तो रूल्स को कंप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाता है। अब टाइम में थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो जहाँ 6 महीना लिखा हुआ था वहाँ पर क्या हो गया एग्जैक्टली 9 महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। उसके बाद ये भी जो है निधि सेकेंड अमेंडमेंट रूल, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वही है, 6 महीने को आपको हटा के क्या कर देना है, 9 मंथ्स कर देना है। ये सब ऐसा कोई इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। दीज ऑल आर द ट्रांजिशनरी अमेंडमेंट्स, है ना। चलिए जी, अगर अब ये देखें, हाँ ये जो है देखो नोटिफिकेशन नंबर कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स 23 फरवरी 2020 से आया ना। ये जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है। देखिए ये वाला जो अमेंडमेंट है ना, दिस अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, ठीक है। न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, अगर आप लोग को याद हो तो आपने पढ़ा था कि अभी तक जो आप समझते हैं वो ये समझते हैं कि इनकॉर्पोरेशन हो रहा है थ्रू द प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस इज रन एंड द सेकेंड इज स्पाइस, है ना। आप जानते हैं यही है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का एग्जैक्टली दो प्रोसेस होता है। एक तो रन वाला, नेम रिजर्वेशन के लिए क्या होता है रन, और दूसरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या होता है स्पाइस। अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है ना। अब रन को थोड़ा सा कमज़ोर किया गया है, अब उसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहा, स्पाइस का ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है, स्पाइस प्लस के नाम से। किसके नाम से? स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस के नाम से, स्पाइस प्लस, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा एक एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अमेंडमेंट कम कहो, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म ही हो गया, एक नया प्रोसेस ही आ गया है इनकॉर्पोरेशन का। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लूँगा अमेंडमेंट का। अब बच्चे बोलेंगे कि सर दिसंबर अटेम्प्ट है, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं, जैसे वेंसडे को होता है ना एग्जैक्टली, आज वेंसडे ना, तो वेंसडे को होता है मॉड्यूल फर्स्ट, आज वेंसडे नहीं एग्जैक्टली मंडे होगा, है ना। तो आज, हाँ मंडे, तो आज मंडे, तो मंडे को मॉड्यूल फर्स्ट का एग्जैक्टली अमेंडमेंट होता है। तो सर फिर अगले मंडे को तो 7 दिन का टाइम हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं कल ही इसके ऊपर अमेंडमेंट कराऊंगा, और कल मैं अमेंडमेंट कराऊंगा रात 8 बजे, है ना। तो कल मैं एक स्पेशल अमेंडमेंट सेशन लूँगा ऑन न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, है ना, जिसके अंदर मैं रन के बारे में बताऊंगा कि रन में क्या चेंजेज आ गए हैं, स्पाइस प्लस के बारे में बात करूंगा, और अजाइल प्रो के बारे में बात करूंगा, अजाइल प्रो, ठीक है। तो कल रात 8 बजे सारे के सारे बच्चे तैयार रहना। मैं सिर्फ एक अमेंडमेंट पढ़ाऊँ, अमेंडमेंट का ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं एक नया इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पढ़ाऊंगा, दैट इज रन का अब उतना काम नहीं रह गया, मेन है स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो, पूरा एक नया इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इज इट ओके कि कल मैं कराऊं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। तो कल, अब मैं चाहता हूं कि अब जल्दी जल्दी मैं अमेंडमेंट कराऊं, और वो जो एग्जैक्टली 15 दिसंबर तक का है सेशन, मैं उसको पहले ख़त्म कर लूं, काफ़ी पहले ख़त्म करना मैं चाह रहा हूं कि 10 से भी पहले मैं जल्दी जल्दी एग्जैक्टली सेशन लेके आप लोग का सारा अमेंडमेंट करा दूं, है ना। एग्ज़ाम गाइडेंस भी कराने का सोच रहा हूं, ठीक है। तो ये ठीक है ना। तो एग्जैक्टली कल मैं ये, चूँकि ये छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है, अगर मैं ये अमेंडमेंट लेता इस पे अलग से लगभग 45 मिनट 1 घंटे का टाइम लगेगा। अब 1 घंटे का टाइम मैं लगाता है इसके ऊपर, तो फिर बाकी अमेंडमेंट छूट जाते। तो इसलिए मैंने एसबीसी में सारे अमेंडमेंट करा दूंगा माइनस इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, जो मैं कल कराऊंगा 8 बजे। आप बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा, वो भी कल आके पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये तो किससे जुड़ा हुआ है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल वही है। फिर देखो ये भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल, ये भी वही है ना। तो इस केस में अगर ये भी स्पाइस प्लस के ऊपर है, तो ये सारे अमेंडमेंट मैं कराऊंगा कल रात 8 बजे। मेरे नोट्स तैयार हैं, बस उसको फाइनल टच दे के और फिर कल मैं एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, अब आगे देखिए, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है ना। अब गवर्नमेंट कंपनी का ज़रा जल्दी बताओ, सारे बच्चे को याद है कि नहीं याद है?
गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? अब सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो हाईलाइट करके दिखाई दिया है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 एक बार सारे बच्चे टाइप करके दिखाओ, है ना। बताओ जल्दी से कि कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 45। चलो अमर सिंह ने लिख दिया सेक्शन 2 क्लॉज 45। बाकी बच्चे, है ना, आप लिखते रहेंगे साथ साथ तो लगेगी लाइव क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, सारे बच्चे लिख रहे हैं, शिवानी जैन, वंदिता त्रिपाठी, तेजस्व कुमार, तन्वी चौहान, ओंकार सिंह, ये सारे बच्चे लिख रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 45। अब सुनो इसमें क्या एग्जैक्टली अमेंडमेंट है। इसमें अमेंडमेंट क्या है मैं सीधा बुक पे ही पहुंचा देता हूँ, है ना। SBC वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर आप गवर्नमेंट कंपनी, मैं बुक यहाँ खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी उसको चेंज कर पाएँ। गवर्नमेंट कंपनी ना, देखो अभी आएगा, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, है ना। अब देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है ज़रा देखो आप। ये थोड़ा सा छोटा हो गया मुझे लग रहा है ना। अब आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए यहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली अमेंडमेंट है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर अमेंडमेंट है। और एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ से, है ना, देखो एक्सप्लेनेशन है। आप जानते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी वही कंपनी होती है जिसका 51% या उससे ज़्यादा कैपिटल या तो एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स ने लिया हुआ है या दोनों ने मिल के लिया हुआ है। तो 51% किसका? शेयर कैपिटल का, है ना। अब वही शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन है। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखो। देखो यहाँ लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एट टोटल वोटिंग पावर। मतलब अब पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाएगा? टोटल वोटिंग पावर। तो आप ऐसे कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल को आप चाहो तो बोल दो टोटल वोटिंग पावर। अच्छा, लेकिन ये हमेशा ही पेड अप शेयर कैपिटल का नाम टोटल वोटिंग पावर होगा या सिर्फ ऐसे कंपनी में जिन्होंने डीवीआर इशू किया हुआ? डीवीआर का मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब देखो डिफरेंशियल वोटिंग राइट अगर कंपनी ने इशू किया हुआ है तो वहाँ पे आप जानते हैं ना वोटिंग राइट अलग, मतलब अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स होंगे जिन पे वोटिंग राइट्स अलग अलग होंगे, है ना। तो वहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड ना बोल के आप क्या बोल देंगे? टोटल वोटिंग पावर बोल देंगे, है ना। तो गवर्नमेंट देखो ऐसे है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा? अगर कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर वर्ड क्या चलेगा? पेड अप शेयर कैपिटल ही चलेगा। बट इफ़ द कंपनी हैड इशूड द डीवीआर तो उस केस में वहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे आप? पेड अप शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर? टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस यही अमेंडमेंट है ना। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए गए हैं वहाँ पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या माना जाए? टोटल वोटिंग पावर माना जाए। अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट कंपनी ने इशू नहीं किया हुआ है तो फिर पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड ही इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चार्ट उतार लिया तुम लोगों ने? अगर चार्ट उतार लिया तो मैं फिर आगे चलता हूँ, है ना। चलिए तो ये वाला एग्जैक्टली हो गया आपका, है ना। उसके बाद आगे, उसके बाद ये सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो में कुछ चेंज है। ज़रा बताओ सबसे पहले सेक्शन 188 क्या है? अभी मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 188 क्या है? ऐसे भी जो एनकेजे के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सेक्शन 188 बहुत अच्छे से याद होगा। जल्दी बताओ, मैं चेक कर रहा हूँ आपके कमेंट। सेक्शन 188 क्या? हाँ ये देखो धराधर बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, है ना, याद है ना आप लोग को? ये देखो सारे बच्चे बोले वाह 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 वाह। तो वाह वाह करके मैंने पढ़ाया था एग्जैक्टली सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, है ना।
चलिए जी, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले में क्या एग्जैक्टली चेंज है वो मैं बताता हूँ। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए तो हमें डायरेक्टर चैप्टर में जाना पड़ेगा, और डायरेक्टर चैप्टर हमारा है कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड, कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड। तो सारे के सारे बच्चे कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे जो आउटसाइडर हैं और जिनको लग रहा है कि सर हमारे पास बुक नहीं है, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, एनकेजे के वेबसाइट में जाइए, डाउनलोड ऑप्शन में सारे बुक्स वहाँ फ्री में अवेलेबल हैं, है ना। तो कोरोना हेल्प के नाम पर हमने सारे अपने बुक्स अपने वेबसाइट पर फ्री में डाल दिया था, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी सेक्शन 188 पे पहुँचते हैं और देखते हैं क्या अमेंडमेंट है। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, है ना। देखो सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 में ही बोला गया ना कि ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर आप करेंगे तो उस केस में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली कंसेंट लेना पड़ेगा, है ना। उसी में यहाँ पे एक प्रोविजो जोड़ा है, और वो क्या है वो देखिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 188 सब सेक्शन 1। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो क्या है। ये देखो पहला प्रोविजो ये है ना, जहाँ पर क्या कहा गया था कि अगर आप लिमिट पार करते हैं, है ना, सबसे पहले ये देखो ना, लिमिट जो रूल्स के अंदर है ना, रूल्स के अंदर जो लिमिट्स हैं अगर उसको पार करते हैं, या पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट है उसको अगर आप पार करते हैं, तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ शेयर होल्डर का भी रेजोल्यूशन, दैट इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, है ना। दूसरा, बाकी यहाँ लिखा हुआ था कि जो इंटरेस्टेड मेंबर है वो उस ओआर के अंदर वोटिंग नहीं करेगा, है ना। ये सब आपको अमेंडमेंट तब याद आएगा, जब अमेंडमेंट तब समझ में आएगा जब आपने 188 अच्छे ढंग से किया है ना। तो उस केस में याद रखिएगा कि ये दो प्रोविज़न, मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने वाला जो एग्जैक्टली प्रोविज़न है, और शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन में जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो वोट नहीं करेगा, ये वाला जो प्रोविजो है ये कुछ कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और वो कौन कौन सी कंपनीज़ है वो देखिए। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी वो पूरे तरीके से, या गवर्नमेंट कंपनी 188 वाले ट्रांजेक्शन दूसरे गवर्नमेंट कंपनी से कर रही है तब, तो एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 वाले ट्रांजेक्शन कर रही है, तो वहाँ लिमिट पार कर भी जाए फिर भी उनको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ नया जोड़ दिया गया है, और जो नया जुटा है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 188 वाला, तो उस केस में भी फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो यही मेन अमेंडमेंट्स है अगर देखा जाए तो, बाकी तो वो पुराना वाला ही है। इसका मतलब देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 188 के अंदर। तो इसका मतलब सेक्शन 188 के प्रोविजो में जो जो एग्जैक्टली एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन अब अगर गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पे भी एग्जेम्पशन वैलिड होगा, वहाँ भी शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इम्पैक्ट भी आईसीएसआई ने लिखा ही है, देखो लिखा ना, बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी इज ओनली एग्जेम्प्टेड, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ, है ना। तो इसका मतलब एग्जेम्पशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी जो गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो भी सेक्शन 188 फर्स्ट प्रोविजन सेकेंड प्रोविजन से क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये था एग्जैक्टली अमेंडमेंट सेक्शन 188 से जुड़ा हुआ। ठीक, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये एसबीसी है ना। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर से वही निधि कंपनी वाले अमेंडमेंट्स हैं, जो सब के सब देखा जाए तो ट्रांजिशनरी हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब बाकी निधि कंपनी से जुड़े हुए जो अमेंडमेंट हुए हैं वो मैंने पहले ही जून वाले अमेंडमेंट में करा दिया है। इसके बारे में मुझे बताना था। जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट मैं करा रहा हूँ ये दिसंबर अटैम्प्ट के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आएगा। दिसंबर अटैम्प्ट, दिसंबर 2020 एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए हमें एग्जैक्टली दो अमेंडमेंट्स करने होंगे। एक तो जो जून के एग्ज़ाम्स हुए नहीं, तो जून 2020 तक के अमेंडमेंट्स भी करने होंगे। उसके साथ साथ जो दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम हो रहे हैं अब, उनके इस दोनों अमेंडमेंट को करना है।
इस दोनों एग्जैक्टली अमेंडमेंट को करना है। अब अगर आप देखेंगे तो दिसंबर वाला तो अभी मैं करवा रहा हूँ, ये तो एग्जैक्टली ऑन गोइंग है, और जून वाला हम कर चुके हैं, इट इज़ ऑलरेडी डन। अब आप बोलोगे सर जून वाले कहाँ मिलेंगे, जून में ज़्यादा अमेंडमेंट्स है, जून वाले कहाँ मिलेंगे, बच्चों को बहुत बार जून वाला मिलता भी नहीं अमेंडमेंट। तो मैं बता दे रहा हूँ जून वाला अमेंडमेंट का लिंक मैंने अभी जो यूट्यूब लाइव सेशन अभी हमारा चल रहा है उसी के अगर आप देखेंगे नीचे तो उसमें दिया है मैंने एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट लिखा है उसमें है वो। जब हमारे एग्जैक्टली आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इस बार अब प्लेलिस्ट बना दिया है, और प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि अमेंडमेंट नाम का भी एक प्लेलिस्ट है। अमेंडमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए यहाँ पे सारे अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट हो गए, जेएचजीएल के अमेंडमेंट हो गए, न्यू ईसीबी है यहाँ पे, कंपनी लॉ एसबीसी के अमेंडमेंट्स हैं, इसमें सारे के सारे अमेंडमेंट हैं। आप सारा अमेंडमेंट पढ़ सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, है ना। तो ये देखिए कंपनी लॉ एंड एसबीसी का अमेंडमेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चल भी रहा है अभी, है ना। ये कंपनी लॉ एंड एसबीसी का अमेंडमेंट है, फिर जेएचजीएल का अमेंडमेंट है, या न्यू ईसीबी अमेंडमेंट है, सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट है। तो ये सारा का सारा अमेंडमेंट इसमें है, तो आप इसको ज़रूर देखना, भूलना मत। तो ये वाला अमेंडमेंट और जो मैं अभी करा रहा हूँ, दोनों अमेंडमेंट को मर्ज करके जब आप पढ़ेंगे तो आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप के लिए भी थोड़ा सा एग्जेम्पशन बढ़ाया गया है, वो क्या है ज़रा देखिए आप। ये चेंज स्टार्टअप के लिए किया गया है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 के रूल 8। अगर आप लोग को याद है तो ज़रा बताओ तो रूल 8 किस चीज़ के ऊपर है। रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, बताओ रूल 8 किसके ऊपर है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, जल्दी से बताइए। रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल, ये किस चीज के ऊपर है। कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, इसका मतलब सबको याद नहीं है। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। किसके ऊपर एग्जैक्टली? स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो आप जल्दी से कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट निकालेंगे, और कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स आ रहा है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप एसबीसी अमेंडमेंट करा रहे हो पर बार बार कंपनी लॉ आ रहा है। आप जानते हैं ना एसबीसी और कंपनी लॉ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। ठीक है, तो ज़रा देखिए आप, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन है उसके अंदर रूल 8 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, रूल 8 के अंदर आप ज़रा देखेंगे तो थोड़ा सा स्टार्टअप के लिए थोड़ा चेंज किया है। और ये देखिए क्या चेंज है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। The issuance of sweat equity shares in a company shall not exceed 25% of the paid up share capital at any time। लेकिन यहाँ पर देखिए, provided that a startup company as defined in notification number GSR this dated 19th February, उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जैक्टली कंपनी है स्टार्टअप, वो एक तो 50% तक का क्या इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब अमेंडमेंट क्या है, जनरल जो कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप नहीं है उनके लिए लिमिट क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स का 25%, लेकिन जो कंपनी स्टार्टअप है उनके लिए लिमिट क्या है 50%। और वो भी उनको बताया गया है कि जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं उससे पहले यहाँ पर 5 साल होता था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 साल कर दिया गया है। तो अगर आप लोग अमेंडमेंट कर रहे हो साथ साथ तो जल्दी से बताओ कहाँ चेंज है। रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स के अंदर जनरल कंपनीज के लिए क्या लिखा गया है कि वो 25% तक ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। और हाँ, ये जरूर है कि वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए कहा गया है कि वो 50% तक का क्या इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। लेकिन ये जरूर है कि पहले यहाँ 10 साल था, अब यहाँ है, पहले यहाँ 5 साल था, अब यहाँ पर क्या एग्जैक्टली 10 साल कि इन कॉरपोरेशन के 10 साल तक वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये चेंज है, पहले एग्जैक्टली कितना था 5 साल, अब उसको बढ़ा क्या कर दिया गया है 10 साल कर दिया गया है। तो ये एक चेंज है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये अमेंडमेंट वाले नोट्स हमें कब मिलेंगे। ये सारे अमेंडमेंट के नोट्स सही ढंग से स्ट्रक्चर करके, अभी तो मैं ICSI का सप्लीमेंट करा रहा हूँ, फिर मैं अपने तरफ से जो अमेंडमेंट देता हूँ वो सारा अमेंडमेंट प्रॉपर स्ट्रक्चर करके आपको कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। अब जानते हैं अब हमारे सारे ऑनलाइन सर्विसेज कहाँ मिलते हैं एग्जैक्टली, कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पर, ठीक है।
चलिए जी, तो पहले जहाँ 5 ईयर्स होता था वहाँ पे क्या कर दिया गया है, अब 10 साल कर दिया गया है ना। चलिए जी, कुछ और भी अपडेट्स हैं। अब ये अपडेट देखिए क्या है। ये अपडेट एग्जैक्टली सेक्शन 460 के ऊपर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 460 के अंदर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता है, जैसे कभी फॉर्म वॉर्म फाइल करने में कोई गलती वलती हो गई, देरी वेरी हो गई, तो उसके लिए सेक्शन 460 के अंदर आप डिले की माफ़ी ले सकते हैं। वो सेक्शन 460 के अप्लीकेबिलिटी को अब एलएलपी के ऊपर भी आप अप्लाई कर दिया गया। मतलब सेक्शन 460 का इस्तेमाल कंपनी भी कर सकती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, और एलएलपी जो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वो भी इस सेक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एग्जैक्टली डिले का कॉन्डोनेशन करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 460। ये है। उसके बाद द कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स। अब ये क्या है ज़रा देखिए आप। अकाउंट्स वाले में जो अकाउंट चैप्टर है उसके अंदर अमेंडमेंट है। अब जितनी भी एनबीएफसी कंपनी होंगी अब, और जो जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानना ज़रूरी होगा, आप जानते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनीज़ को मानना ज़रूरी नहीं होता है ना। कुछ कंपनीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको इंड एएस है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानना ज़रूरी है। तो ऐसी कोई भी एनबीएफसी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेबिलिटी के अंदर फॉल करती हैं, अब उनको जो अपना एनुअल फाइलिंग करना है वो कौन से फॉर्म में करना है, देखो ये AOC फॉर NBFC इंड AS है ना। और अगर वो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाल देना चाह रहे हैं तो फॉर्म AOC फॉर CFS NBFC इंड AS है ना। तो इनके लिए फॉर्म अब अलग है। तो मैं बता दे रहा हूँ ये चेंज आपको कहाँ करना है, कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट में आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे करना है, देखो आप ये ना फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार सेक्शन 137, इसी में आप यहाँ पर देखो है ना। कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 रूल 1A, एवरी एनबीएफसी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, जो एनबीएफसी ऐसी हैं जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानना ज़रूरी नहीं है उनके लिए नहीं है, ये उन एनबीएफसी के लिए जिनके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी मानना ज़रूरी है। तो उनको जो अपना एनुअल फाइलिंग करना है उसके लिए फॉर्म है, फॉर्म AOC फॉर NBFC इंड AS। और अगर वो कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट की फाइलिंग कर रहे हैं तो फॉर्म AOC फॉर CFS NBFC इंड AS, ये फॉर्म है उनके लिए है ना। तो ये कुछ अपडेशन है NBFC को लेके। चलिए जी, अब आगे वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस, ये आपका SBC वॉल्यूम फर्स्ट में ही मिल जाएगा। यहाँ पे चेंज आया है, ये सारे बच्चे को पता होगा, MSME का डेफिनेशन बदल गया है ना। MSME का डेफिनेशन बदल गया है, और MSME का डेफिनेशन मैंने SBC वॉल्यूम सेकंड के अंदर दिया हुआ है। आपको याद होगा IDRA के बाद MSME डेवलपमेंट एक्ट कराया हुआ मैंने वहाँ पर इसको दिया हुआ है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और नया डेफिनेशन पढ़ते हैं किसका, एग्जैक्टली MSME का। ये देखिए यहाँ पे कि MSME का जो डेफिनेशन चेंज हुआ है वो क्या है, वो दिखा रहा हूँ। चलिए जी, यहाँ पर देखिए जो रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन है वो कब से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2020। इसका मतलब वैसे तो 30 जून तक के जो अमेंडमेंट हैं वो लगते हैं दिसंबर अटेम्प्ट पे है ना, लेकिन ये 1 जुलाई को आया है और ICSI ने अपने सप्लीमेंट में दे दिया है तो हम करेंगे इसको। चलिए जी, देखिए सबसे पहले जो इस बार क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया है। एक तो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और अगर सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है तो वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी वर्ड ना लिखे क्या लिखते हैं, इक्विपमेंट है ना। और दूसरा है एनुअल टर्नओवर। तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा 3 में, माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये 3 क्लासिफिकेशन जो है, इन 3 क्लासिफिकेशन का जो
तरीका है, वो मैनर ऑफ कह सकते हैं कि मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है तो वहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, इक्विपमेंट। और दूसरा है एनुअल टर्नओवर। चलिए जी, तो ये क्राइटेरिया पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो। बाकी इस बार एक अच्छी चीज़ ये है कि सर्विस वालों के लिए अलग नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए अलग नहीं, सबके लिए एक ही है ना। चलिए जी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इक्विपमेंट में अगर 1 करोड़ तक है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, है ना। और टर्नओवर वाइज देखा जाए, एनुअल टर्नओवर वाइज, तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 करोड़ तक। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक, तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टर्नओवर का लिमिट 5 गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स ज़्यादा है ना। यही आप देखना, इसी तरीके से याद करोगे तो याद रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, है ना, जो भी होगा उसका 5 गुना होगा एनुअल टर्नओवर, ये याद रखिएगा। अच्छा, 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन कहाँ तक है, 10 करोड़ तक है, तो आप हैं माइक्रो नहीं, क्या एग्जैक्टली, स्मॉल इंटरप्राइजेज, है ना। देखो, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं। तो 10 करोड़ तक आप माने जाएंगे स्मॉल, और 10 करोड़ का 5 गुना कर दो तो एनुअल टर्नओवर बन जाएगा 50 करोड़ तक। तो 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो यू आर स्मॉल इंटरप्राइजेस, है ना, इंटरप्राइज। मीडियम के लिए आप 10 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन कहाँ तक, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट, और उसका टर्नओवर सीधा क्या, 5 गुना, तो 50 का 5 गुना क्या हो गया, 250, है ना। तो 250 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर, है ना। तो चलिए जी, एक बार मैं पूछूंगा आप, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि बच्चे सही जवाब देते हैं कि नहीं, मैं देखो यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, मान लीजिए किसी का 5 करोड़ है, किसी का 20 करोड़ है, और किसी का 300 करोड़ है। तो आप ज़रा बताइए कि ये किस में क्लासीफाई होगा। 5 करोड़ तक वाला बताओ किस में होगा, सबसे पहले बताओ 5 करोड़ तक वाला, जल्दी लिख के बताइए। 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये किस में फॉल करेगा, माइक्रो में, स्मॉल में, या मीडियम में। कुछ बच्चे माइक्रो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे स्मॉल बोल रहे हैं, है ना। ज़्यादातर बच्चे स्मॉल बोल रहे हैं, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अगर आपका 1 करोड़ तक है तब आप माइक्रो हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ तक अगर है तो आप क्या हैं, एग्जैक्टली स्मॉल हैं। तो पहले का आंसर तो हो गया स्मॉल। तो जिन लोगों ने स्मॉल बोला है ना, वो खुश हो जाएं। माइक्रो कैसे बोला है, 1 करोड़ तक का माइक्रो है ना, 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, स्मॉल हो गया ना, है ना। देख रहे हो ना, स्मॉल है, नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा और 10 करोड़ तक रहेगा तो स्मॉल होगा ना वो, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बताओ, आगे क्या है। 20 करोड़ वाला किस में आएगा, 20 करोड़ वाला किस में आएगा, सारे बच्चे जल्दी से बताइए, 20 करोड़ वाला किस में आएगा। 20 करोड़ वाला लार्ज में आएगा, लार्ज कहाँ से आ गया अभी। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 20 करोड़ वाला आएगा मीडियम, एकदम सही आंसर, ये आएगा मीडियम। और 300 करोड़ वाला, 300 करोड़ वाला जल्दी बताओ। 300 करोड़ तो एमएसएमई के डेफिनेशन में है ही नहीं, ये तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, क्या हो गई, हैवी इंडस्ट्रीज, ये एमएसएमई के अंदर है ही नहीं, है ना, ये हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। चलो भाई, तो एमएसएमई में वो आएगा ही नहीं, है ना, ठीक है। चलिए जी, यस जैन बोल रहा है डोंट फॉल इन एमएसएमई, एकदम सही बात है। और शिवानी जैन
एमएसएमई नहीं है वो, एकदम सही आंसर। और अतुल बोल रहा है बिग इंडस्ट्री नॉट कवर्ड इन एमएसएमई, एकदम सही आंसर। अरे वाह क्या बात है, सारे बच्चे बहुत आंसर दे रहे हैं। हैवी नॉर्मल इंडस्ट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन एमएसएमई, एकदम सही। चलिए जी बच्चे, इसका मतलब अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए मेरे साथ, शुरू में तो पढ़ ही नहीं रहा था कोई, है ना। चलिए जी अब आगे देखें तो एमएसएमई का डेफिनेशन याद रहेगा कि पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट याद कर लेना, उसका 5 गुना सीधा क्या हो जाता है लिमिट किसका, एनुअल टर्नओवर का, है ना। चलिए जी उसके बाद ये हो गया ख़त्म। इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये किससे जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ, ये किर्प है ना, तुम लोगों को पढ़ाया था आईबीसी के अंदर, किर्प कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, है ना किर्प। अब किर्प का मतलब क्या है, तो वो है आईबीसी, और आईबीसी हमारे एसबीसी वॉल्यूम फर्स्ट में या सेकंड में है, एसबीसी वॉल्यूम फर्स्ट में है मुझे लगता है आईबीसी, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये थोड़ा पहले हो गया। चलिए जी अब ये हम आ गए हैं एसबीसी वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर आईबीसी के अंदर। अब आईबीसी के अंदर क्या अमेंडमेंट है वो मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। चलिए जी इसके अंदर आ जाएंगे आप किर्प वाले में। किर्प के ऊपर मैंने अलग से चैप्टर बनाया हुआ अगर आप लोग को याद हो तो। ये सब हमारा आईबीसी है ना। अभी और आगे अभी आ जाएगा देखो। अब सारे बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तुम तुरंत तुरंत आंसर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए जी इसमें जो अमेंडमेंट है वो यहाँ है। देखो अमेंडमेंट क्या है। देखिए सबसे पहले जो आईबीसी के अंदर किर्प का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो तब स्टार्ट होता है जब कोई डिफ़ॉल्ट हुआ हो, है ना। जब क्या हुआ हो, कॉरपोरेट डेटर की तरफ से डिफ़ॉल्ट हुआ हो। और कॉरपोरेट डेटर की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट है उसका अमाउंट, है ना, उसका अमाउंट बताया गया है। उसका अमाउंट ज़रा आप अपने बुक में देखिए तो कितना है, जल्दी बताइए। आपके बुक में अभी तक कितना एग्जैक्टली, कहीं 10 लाख तो नहीं लिखा हुआ, जल्दी बताओ। आपके बुक में अभी तक यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर तुम लोगों ने बुक खोल लिया तो 1 लाख लिखा हुआ है। अच्छा 1 लाख लिखा हुआ है ना। बाकी वहाँ पर सेक्शन 4 ने एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो चाहें तो इसको बढ़ा के 1 करोड़ तक पहुँचा सकते हैं, ये ना 1 करोड़ तक पहुँचा सकते हैं। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करके इसको क्या कर दिया, अब 1 लाख को हटा के क्या कर दिया, 1 करोड़ कर दिया। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो पहले यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ था, तुम लोगों ने जैसा बताया 1 लाख ही लिखा हुआ ना, तो 1 लाख लिखा हुआ था। अब 1 लाख को काट के यहाँ पर क्या कर देना है, 1 करोड़ कर देना है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया था कि वो 1 लाख के लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ तक पहुँचा सकते हैं, उन्होंने सीधा 1 करोड़ ही पहुँचा दिया, है ना। अब वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर 1 करोड़ से ऊपर ले जाएंगे तो पहले सेक्शन 4 में उनको क्या करवाना पड़ेगा, अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू स्टार्ट द किर्प इज ₹1 करोड़, ठीक है। चलिए जी तो ये एक अमेंडमेंट था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द आईबीसी द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय स्पेसिफाई 1 करोड़ रुपीज एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेड सेक्शन। अब कम से कम 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होगा तभी आईबीसी के अंदर केस जा पाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएशन ऑफ किर्प प्रोसेस, ठीक है। चलिए दूसरा, आईबीसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आईबीसी का एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक होगा। तो आईबीसी के एप्लीकेबिलिटी को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा था कि कुछ पार्ट तो पूरे इंडिया पे लग रहा था, पर कुछ पार्ट था जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो अब पूरा का पूरा आईबीसी पूरे के पूरे देश पे लागू हो गया। इसका मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू है
है ना। तो पहले जो एक्सेप्शन चल रहा था कि आईबीसी का कुछ पार्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा, अब पूरा का पूरा आईबीसी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे लॉस की, सारे लॉस की एप्लीकेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी कराई जा रही है ना। अब देखिए मैं बताता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो, ये आईबीसी का पहला ही चैप्टर होगा, उसी के अंदर मैंने एप्लीकेबिलिटी बताया होगा, अभी आ जाएगा। ये देखिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, हाउएवर पार्ट थर्ड ऑफ द कोड डज नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला लाइन आपको काट देना है। इसका मतलब अब कोई भी पार्ट नहीं बचेगा, पूरा का पूरा आईबीसी पूरे देश पे लागू होगा, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो ये जो पहले एक छोटा सा एक्सेप्शन चलता था कि पार्ट थर्ड ऑफ द कोड विल नॉट अप्लाई ऑन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अब ख़त्म हो गया, अब ये सब पे लागू होगा, है ना। अब ये कैसे किया गया है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज, मतलब इस ऑर्डर के थ्रू जितने सेंट्रल लॉज थे उसको जम्मू एंड कश्मीर पे लगाया जा रहा है, उनमें से एक लॉ आईबीसी भी है। अब आईबीसी होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए जी, अब एक और ऑर्डिनेंस है आईबीसी से जुड़ा हुआ, देखो यहाँ क्या लिखा है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। अब मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ ये क्या है। देखो, ये कोरोना पैंडमिक की वजह से है और कुछ नहीं है, ये एक तरीके से देखा जाए तो मोराटोरियम टाइप का है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 10A, और वो क्या कहता है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है ना। ये क्या कह रहा है, तो देखो आप देखिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, 25 मार्च 2020 से, ठीक है, 6 मंथ तक देखा जाए तो एक तरीके का इंजंक्शन दे दिया है। क्या दे दिया एग्जैक्टली? इंजंक्शन दे दिया है कि अब जो भी किर्प विर्प चल रहा था या कोई किर्प स्टार्ट होने वाला था तो इन सब के ऊपर रोक लग जाएगी। 6 महीने का इंजंक्शन एक तरीके से रोक है, किसके ऊपर? आईबीसी के ऊपर। तो आईबीसी के अंदर 6 महीने तक, और भी पीरियड इसको बढ़ाया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, लेकिन अभी 6 महीना है। 6 महीने तक के लिए देखा जाए तो आईबीसी के अंदर अब कोई नया प्रोसेस नहीं होगा, है ना। ये एक तरीके से कोरोना पेंडेमिक की वजह से क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी किर्प ये अभी ऑन या आफ्टर 25 मार्च, मतलब 2020 मार्च 2020 के बाद अगले 6 महीने तक इस पे रोक रहेगी कि कोई भी नया किर्प प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से था, और देखा जाए तो आईबीसी के ऊपर लगभग 6 महीने या 6 महीने से ऊपर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी 6 महीने तक की रोक है ना। चूँकि अभी आप इस पूरा का पूरा देश में लॉकडाउन था तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हो सकते हैं कि उनकी हालात इंसॉल्वेंसी वाली हो जाए, है ना। तो उस केस में इस 6 महीने को, मार्च से अगर 6 महीने गिनेंगे तो ये सितंबर तक पहुंचेगा, तो सितंबर तक के लिए अभी रोक था इसके ऊपर, है ना। अब फिर अनलॉक हुआ है तो धीरे धीरे चीज़ें रिवाइव होनी स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये था SBEC का अमेंडमेंट जो मैंने करवा दिया पूरा, है ना। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि SBEC का जो अमेंडमेंट है सिर्फ ये वाला पढ़ोगे जो मैंने अभी पढ़ाया है, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जून तक का भी अमेंडमेंट है। तो जून तक का अमेंडमेंट है, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है अमेंडमेंट वाला, वहाँ पे SBEC कंपनी लॉ का अमेंडमेंट का वीडियो पहले से है। दोनों वीडियो को मर्ज करके पढ़ेंगे तब जाके आपका पूरा अमेंडमेंट पूरा होगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग पढ़ेंगे JIGL का अमेंडमेंट। किसका अमेंडमेंट? JIGL का अमेंडमेंट। चलिए सारे बच्चे जल्दी से बुक बदलिए और JIGL का बुक खोलिए आप लोग, और JIGL के अंदर सीधा टॉर्ट चैप्टर निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से निकालिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपने टॉर्ट चैप्टर निकाल लिया JIGL में तो आप कमेंट में यस लिखिए, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। जब तक आप बुक निकालते हैं आप लोग को एक खुशखबरी दे दूँ,
हमारे यहाँ CSEET का रिजल्ट फिर बहुत बढ़िया हुआ है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, और मेरे साथ अगर व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मेरे स्टेटस को भी देखा होगा। 75 से ज़्यादा स्टूडेंट का तो हमने फ़ोटो के साथ अगर आप रिजल्ट डाला है ना। तो CSEET अगर देखा जाए आया तो कोरोना के साथ ही, लेकिन हमारे लिए शुभ रह रहा है। और CSEET का सबसे बढ़िया रिजल्ट हम दे रहे हैं, सबसे बढ़िया रिजल्ट, है ना। अगर इंस्टीट्यूट खुला हुआ होता और सब कुछ फेस टू फेस चलता होता तो आप लोग का भी मुंह मीठा कराया जाता, है ना। तो अगर अब तो खैर अभी सब कुछ बंद चल रहा है, तो उस केस में आप लोग खुद ही अपना मुंह मीठा कर लेना, है ना। तो CSEET का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। एक अच्छी बात है, हम लोग मेहनत करते हैं। और उस केस में एक बच्ची ने लिखा है कि सर एग्जीक्यूटिव का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, है ना। अब आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर होगा। शिवानी जैन, लड्डू इज़ पेंडिंग। लड्डू तो पेंडिंग है, बस एक बार सब कुछ वापस सब कुछ खुल जाए तो देखना कि फिर तो लड्डू ही लड्डू है ना। एनकेजियंस रिजल्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट, प्रियांशी शर्मा ने लिखा है। अब एनकेजियंस, ये बड़ी अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जायसवाल तो मात्र एक टीचर हैं, मेन तो उनके स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, है ना। तो अगर बच्चे खुश होकर पढ़ेंगे, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, तो देखना आप सब भी बहुत अच्छे से पास करोगे, है ना। अब कुछ बच्चे गो कोरोना लिख रहे हैं। सच में अब तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ कोरोना से। चाहता हूँ जल्दी से कोरोना ख़त्म हो और फेस टू फेस क्लास स्टार्ट हो। फेस टू फेस क्लासेस के लिए मैं एकदम परेशान हूँ, है ना। मतलब 10 साल तक मैंने फ़ेस टू फेस क्लास पढ़ाया, है ना। और मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ये सब तो मैं समझो कि क्या कहते हैं उसको, मजबूरी में कर रहा हूँ, है ना। ऐसे तो अभी बस चले, अभी सरकार की तरफ से परमिशन आ जाए तो मैं तुरंत फेस टू फेस स्टार्ट करूं और एकदम फेस टू फेस आप लोग को सब कुछ पढ़ाऊं, है ना। फेस टू फेस का मज़ा ही अलग है ना। सारे बच्चे बोले सर हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं जल्दी से। अच्छा, ये देखिए कितने बच्चे तेज हैं। सर लड्डू के पैसे पेटीएम कर दो। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग भी रिजल्ट दे दो उसके बाद, है ना। ठीक है, चलिए जी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सेकेंड साइकिल ऑफ CS एग्ज़ाम पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। अ, अब ये इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे तरफ से पूछोगे तो मेरा तो मानना है कि एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का जून अटेम्प्ट था वो बहुत परेशान हो चुके हैं, है ना। एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के, और ये वो जो डर का एक माहौल है वो बहुत दिन से बना हुआ है, बच्चा परेशान हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से एग्ज़ाम एक बार हो जाए, है ना। एग्ज़ाम में बशर्ते कि सारे के सारे बच्चे प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाएं, है ना। क्योंकि कोरोना किसी का भी नहीं है, कोरोना के सामने एकदम हीरो नहीं बनना है ना। कोरोना बहुत ख़राब चीज़ है, इसलिए सारे के सारे बच्चे प्रॉपर प्रिकॉशन से जाएंगे। और पर मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो, है ना। चलिए जी, तो शुरू करें। JIGL का अमेंडमेंट सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए जी। अब देखो JIGL के अंदर सबसे पहले फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, जून तक वाला जो मैंने अमेंडमेंट कराया है JIGL में वो बहुत ज़्यादा था, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा था। उसको बढ़िया से पढ़ लेना, वहाँ से एग्ज़ाम आने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा ना। तो सुनो, अब जो एग्जैक्टली JIGL के अंदर अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एडिशन है। और मुझे सबसे अजीब बात ये लगता है ICSI को इस समय में बुक के अंदर एक पेज भी ऐड नहीं करना चाहिए, है ना। उल्टा उनको कोर्स कंटेंट घटाना चाहिए, है ना। और वो पहले तो उन्होंने नया मॉड्यूल लॉन्च कर दिया था, किसी तरह उन्होंने वापस लिया, लेकिन फिर वो सप्लीमेंट के रास्ते से कुछ ना कुछ एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है ना। अब बच्चों के स्टेटस में, पढ़ाई के स्टेटस में अब कोई चेंज लाना ठीक नहीं होगा। दिसंबर एग्ज़ाम होने देना चाहिए पहले, है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि एडिशन डाला है किसके अंदर, टॉट चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये सिर्फ एडिशन है, देखिए देखो ना, ये सिर्फ एडिशन है और कुछ नहीं है। बस टॉट चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट क्या है वो, टॉट के अंदर क्या अमेंडमेंट होगा, टॉट कोई एक्ट थोड़ी है जो अमेंडमेंट होगा। इन्होंने क्या कर दिया, टॉट के अंदर जोड़ दिया। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है 3 पैराग्राफ हैज़ बिन इंसर्टेड टू प्रोवाइड मोर अंडरस्टैंडिंग, मतलब टॉट चैप्टर का और अंडरस्टैंडिंग बढ़े इसलिए। फिर यहाँ पर देखिए टू गिव मोर अंडरस्टैंडिंग, कुछ केस लॉज हमने ऐड कर दिए हैं। तो वो सिर्फ ऐड इन्होंने किया है, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है। तो JIGL के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टॉट के अंदर अमेंडमेंट नहीं, क्या है एग्जैक्टली, एडिशन है ना। तो एडिशन है। अब वो क्या है जरा देखते हैं, है ना।
चलो अब बच्चे कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा एडिशन है ना, आप चिंता मत करो, इतने लंबे चौड़े एडिशन में से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने निकाल ली हैं, अब वो मैंने बुक के अंदर ऐड कर दिया है, तुम सिर्फ उतना ही पढ़ना है ना। ज़्यादा कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू डू ऑल द थिंग्स यू विल बी लेफ्ट डूइंग नथिंग। तो इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने एग्जैक्टली इसमें आपको ऐड कर दिया बुक के अंदर, तो यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बुक में ऐड किया है, इसी में से निकाल के मैंने बुक में ऐड किया है, मैं सीधा बुक दिखा रहा हूँ। चलिए जी, टॉट के अंदर आते हैं ना अब। तो टॉट 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 टॉट, ये तो एसबीसी सब है, अब जेआईजीएल खोल के दिखाता हूँ। जेआईजीएल, चलिए जी, लॉ ऑफ टॉट्स पे आ गए, है ना। सारे बच्चे कह रहे हैं शॉर्ट में बता दीजिए, आप चिंता मत करो। देखो, लॉ ऑफ टॉट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एडिशन करना है, यहाँ पे एक एडिशन मैंने किया है, केस लॉ ऐड किया है ना, है ना। आप लोग को याद होगा कि टॉट क्या होता है। तो टॉट के अंदर बेसिकली वो सारे ऑफेंसेस आते हैं जिन ऑफेंसेस को पेनलाइज करने के लिए, पनिश करने के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है ना। तो देखो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो आईसीएसआई ने इसको जोड़ा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट ट्रूली स्पीकिंग एंटायर लॉ ऑफ टॉट इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन मॉरलिटी। बात भी सही है, टॉट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि जो चीज़ें लीगली गलत हैं उनके लिए प्रॉपर लॉ बना हुआ होता है, मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इज्जत दी गई है। और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट नो वन हैज़ अ राइट टू इंजर्ड और हार्म अदर इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली। ये तो जब मैंने पढ़ाया था टॉट तभी बताया था आप लोग को कि टॉट के अंदर वो सारे के सारे ऑफेंस आते हैं जिन ऑफेंस के लिए अलग से लॉ नहीं लिखे गए हैं, वो बेसिकली छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं। लेकिन ऑफेंस चाहे कितना भी छोटा मोटा हो, मेरा सीधा सा मानना है किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, है ना। आपके वजह से, चाहे वो इंटेंशनली हो, आपने जानबूझ के किया, या इनोसेंटली हो, है ना, हो सकता है आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन आपके उस एक्ट से दूसरे को नुकसान तो पहुंचा ना, नुकसान पहुंचा, दुख हुआ, तो उस दुख की तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। अब उस दुख को एग्जैक्टली पेनलाइज करने के लिए, या दुख है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कोई लॉ नहीं बना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुखी छोड़ दिया जाएगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा अंडर द लॉ ऑफ टॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टॉट कुछ नहीं है, मतलब टॉट देखा जाए तो, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो टॉट बेसिकली मोरल वैल्यूज़ को बचा के रखता है। और आप किसी भी इंसान को, ये नहीं कि लॉ नहीं बना हुआ है तो आप किसी को दुख दे दोगे, दुख चाहे आपने जानबूझ के दिया हो या इनोसेंटली आपके वजह से किसी को दुख हुआ हो, अगर दुख हुआ है तो सामने वाले को रिलीफ तो देना पड़ेगा। अब वो रिलीफ चाहे लॉ से दिया जाए या अंडर द लॉ ऑफ टॉट, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ टॉट। तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो टॉट को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक केस लॉ आईसीएसआई ने डाल दिया। अब देखेंगे आगे, एक और केस लॉ मिलेगा आपको, वो मिलेगा विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर। किसके अंदर? विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, है ना, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। सारे बच्चे चार्ट चाह रहे हैं, तो चार्ट जैसा अभी तो कुछ है ही नहीं, तो क्या अभी जब वो कराऊंगा, अभी और भी अमेंडमेंट्स बाकी है ना, आज तो जेआईजीएल और एसबीसी का हुआ, उसमें से भी अभी इनकॉर्पोरेशन वाला तो बाकी है, तो जहाँ लगेगा चार्ट की ज़रूरत होगी चार्ट बना दूंगा, है ना। चलिए जी, तो विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, है ना। विकेरियस लाइबिलिटी याद है आप लोग को क्या होता है? विकेरियस लाइबिलिटी में होता है ना कि किया किसी और ने, पर वो तो लाइबल हुआ ही, उसके साथ आप भी लाइबल हो गए। तो दूसरे के गलती के वजह से जब कोई और लाइबल हो जाए, है ना, तो हम उसको कहते हैं कि जिसने गलती किया, जिसको कहते हैं टॉट फीचर, जो गलती करता है, जो टॉट करता है, उसको क्या बोलते हैं? टॉट फीचर। वो तो लाइबल होगा ही, अब उसके टॉट के चक्कर में कुछ और लोग भी लाइबल हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। अब देखिए उसमें एक आता था ना कि गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो एग्जैक्टली सर्वेंट्स होते हैं, क्या उनके गलती के वजह से गवर्नमेंट लाइबल होगी? तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि वो डिपेंड करता है कि जो सरकारी सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सॉवरेन फंक्शन कर रहा था या नॉन सॉवरेन फंक्शन। अगर वो सॉवरेन फंक्शन कर रहा था तो उस केस में सरकार लाइबिलिटी से बच जाती है, लेकिन अगर वो नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहा था तो उस केस में सरकार, है ना, द गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड लाइबल। तो देखो वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस बार आईसीएसआई ने कि सॉवरेन फंक्शन क्या होता है और नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इस बार आईसीएसआई ने बताया है ना। तो अब जरा देखो, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ दे रहा हूँ कि आईसीएसआई ने क्या ऐड किया है। तो आईसीएसआई ने बेसिकली जो ऐड किया है वो क्या है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। अब इसके अंदर डिस्टिंक्शन करने के लिए एक केस लॉ आया। ये केस लॉ बहुत नामी केस लॉ है। केस लॉ का नाम देखो, एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कोर्ट ने कहा था कि मॉडर्न सेंस में दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना ये लगभग मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई डिस्टिंक्शन इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है ना। तो इसके आगे लिखा है, इट ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पावर एंड द मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज। मतलब कि सरकार को कौन सा पावर दिया गया है और सरकार ने उस पावर का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। तो नेचर ऑफ पावर एंड द मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज, इनको देख के हम थोड़ा सा डिस्टिंक्शन निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन। तो कोई हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन द सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन। वो डिपेंड करेगा कि पावर का नेचर क्या था और पावर का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बाकी यहाँ पे एक टेस्ट जरूर बता दिया था कोर्ट ने, वो ये बताया था कि अगर सरकार, स्टेट का मतलब सरकार, इफ़ द स्टेट इज़ आंसरेबल फॉर सच एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सरकार के, तो सरकार का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वही। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो एक्ट किया, क्या उस एक्ट के लिए सरकार आंसरेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? अगर सरकार आंसरेबल है तो दैट एक्ट वाज सॉवरेन इन नेचर, दैट एक्ट वाज सॉवरेन नेचर। लेकिन अगर सरकार उसके लिए आंसरेबल नहीं है तो फिर वो क्या हो गया, नॉन सॉवरेन, है ना। देखो यहाँ लिखा है, वन ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन इफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज सॉवरेन नेचर इज वेदर द स्टेट इज आंसरेबल फॉर सच एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे डिफेंस का मामला है, आर्म्ड फोर्स का मामला है ना। नहीं, एक्चुअली उल्टा है, देखो ऐसे है, पहले मैं चार्ट ही बना देता हूँ, है ना। गवर्नमेंट इज आंसरेबल, नॉट आंसरेबल, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आंसरेबल है तो वो नॉन सॉवरेन फंक्शन हो गया। एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल तो वो सॉवरेन फंक्शन है। तो उल्टा है, ठीक है। तो इस चार्ट को पहले उतार लो। ठीक है, जब तक एग्जैक्टली आप चार्ट उतारो तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूं बच्चों का। ठीक है, रंजीत तिवारी ने लिखा है, सर मैं 2015 बैच का स्टूडेंट हूँ और सर अभी गया था सिविल कोर्ट में, एडवोकेट हूँ, बट जब भी आप लाइव आते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी रंजीत तिवारी, थैंक यू। 2015 बैच के स्टूडेंट हैं, 15 का मतलब आज से 5 साल पहले, है ना। चलिए जी, तो जल्दी से बताओ एक बार, सारे बच्चे बताओ, अगर गवर्नमेंट उस एक्ट के लिए आंसरेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो वो एक्ट कैसा था? वो था नॉन सॉवरेन फंक्शन। लेकिन इफ द गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो वो है नॉन सॉवरेन, सॉरी वो है सॉवरेन फंक्शन। इस मतलब सॉवरेन फंक्शन के मामले में आप सरकार से पूछ नहीं सकते, लेकिन अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो सरकार से आप पूछ सकते हैं। जब सरकार से आप पूछ सकते हैं तो सरकार लायबल भी होगी।
लेकिन अगर आप सरकार से नहीं पूछ पाएंगे तो फिर सरकार लाइबल भी नहीं होगी। तो सॉवरेन फंक्शन के केस में सरकार इज़ नॉट लाइबल, लेकिन नॉन सॉवरेन फंक्शन के केस में आप सरकार को लाइबल कर सकते हैं। चलिए जी, एक एग्जाम्पल दिया है, वो देखो एग्जाम्पल क्या चीज़ का है कि सॉवरेन का एक एग्जाम्पल दिया। देखो सॉवरेन का क्या एग्जाम्पल दिया है। जैसे सरकार मान लीजिए आर्मी से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ले रही है, फॉरेन अफेयर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ले रही है, वॉर और पीस के ऊपर कोई डिसीजन ले रही है ना, अपने टेरिटरी को बचाने के लिए कोई एग्जैक्टली डिसीजन ले रही है ना, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के ऊपर कोई डिसीजन ले रही है ना, पॉलिटिकल कोई डिसीजन ले रही है। याद रखिएगा ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सॉवरेन के। देखिए ये सब ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आते, मतलब इन सब मामलों में अगर सरकार से कोई गलती हो जाती है या सरकार में कोई कमी रह गई तो आप कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, है ना। तो देखो यहाँ स्टेट को इम्यूनिटी ग्रांट की गई है। द स्टेट इज इम्यून फ्रॉम बीइंग सूड एज द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन सच मैटर इज इम्प्लाइडली बार्ड। तो इसका मतलब ये सारे काम हो गए सॉवरेन, और सॉवरेन हो गए तो फिर उस केस में कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। बाकी तो नॉन सॉवरेन कौन है भाई? तो जनरली द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल नेचर एंड दोज विच कैन बी कैरीड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज नॉन सॉवरेन फंक्शन। अब जैसे बैंकिंग फंक्शन है, बैंकिंग फंक्शन सरकारी बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं। तो सरकार अगर बैंकिंग बिजनेस कर रही है और उसमें गलती करेगी तो सरकार लाइबल होगी, सरकार आंसरेबल है कि सरकार ने बैंकिंग बिजनेस करके कहीं पब्लिक का पैसा बर्बाद तो नहीं किया, है ना। लेकिन अगर आप कहोगे कि आर्मी को लेके या वॉर को लेके या पॉलिटिकल बातों के ऊपर लेके आप सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आंसर करेंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ले जाओगे या आप कोर्ट के अंदर केस करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक केस हुआ था, वो देखिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इस केस में क्या हुआ था, ज़रा ध्यान से सुनो। इस केस में क्या हुआ था कि एक सरकारी कार, ये मैं सरकारी कार बनाता हूँ, ठीक है, ये एक सरकारी कार है, इसमें कलेक्टर बैठा हुआ है। ये देखो कलेक्टर बैठा हुआ ना, तो कलेक्टर का मतलब आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, डीएम। तो डीएम बैठा हुआ है, तो ये सरकारी कार है और सरकारी कार ये कलेक्टर की कार है, इसमें कलेक्टर चलता है, कलेक्टर बैठता है इसमें। और यहाँ पे ये ड्राइवर है, ये देखो ड्राइवर, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये स्टेयरिंग को पकड़ के गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो ये कलेक्टर एक सरकारी गाड़ी है, गवर्नमेंट व्हीकल है। ये देखो मैं इस पर गाड़ी पे लिख भी देता हूँ, इट इज़ गवर्नमेंट व्हीकल, इट इज़ गवर्नमेंट व्हीकल, ठीक है। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई और एक आदमी रोड पे चल रहा था, है ना, उस आदमी को इस कार ने धक्का मार दिया और उड़ा दिया और ये आदमी इंजर्ड हो गया और 3 दिन के बाद ये मर गया। 3 दिन के बाद ये आदमी मर गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताओ हुआ क्या है। एक गवर्नमेंट व्हीकल से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और वो आदमी मर जाता है। अब आपको ये बताना है कि इस केस में इस आदमी के मरने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये ड्राइवर जिम्मेदार होगा या सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि व्हीकल क्या था, गवर्नमेंट व्हीकल। जल्दी बताओ, अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी बताइए, कहानी समझ में आ गया। एक सरकारी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, वो आदमी मर जाता है। अब आपको ये बताना है कि लाइबल कौन है, वो ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर लाइबल है या सरकार लाइबल है, जल्दी बताओ। अब केस का आंसर तो तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो है नहीं, है ना, बताना पड़ेगा। चलिए, तन्वी चौहान बोल रही है ड्राइवर लाइबल है, कमलेश झा बोल रहा है गवर्नमेंट लाइबल है, राहुल अग्रवाल बोल रहा है गवर्नमेंट लाइबल है, काजल शर्मा बोल रही है गवर्नमेंट लाइबल है, आकांक्षा पातवाल बोल रही है ड्राइवर लाइबल है। और ये कौन कौन आया हुआ है, किलर गेमिंग, बताओ कौन कौन सा स्टूडेंट है मेरा। किलर गेमिंग, तो किलर केस भी है यहाँ पे, वो बोल रहा ड्राइवर लाइबल है। उसके बाद अविनाश झा गवर्नमेंट, रितिका अग्रवाल ड्राइवर लाइबल है। उसके बाद प्रियांशी गवर्नमेंट, और बताओ और सारे के सारे बच्चे, धर्मेंद्र कुमार गवर्नमेंट, जस जुनेजा गवर्नमेंट, बंदिता त्रिपाठी ड्राइवर, है ना, और भी सब बोलेगा, तुष्टि मान ड्राइवर, शिवानी जैन
ये तो हंस रही है, देखो इसको तो एक्सीडेंट एक्सीडेंट देख के हंसी लग रही है इसको, शिवानी जैन को, है ना। उसके बाद सिस्टम ऑफ लॉजिक गवर्नमेंट, सृष्टि प्रिया ड्राइवर लाइबल है, जीके डीएम लाइबल है। अरे वाह क्या बात है, मतलब डीएम का मतलब सरकारी है वो, ठीक है। तो तेजस कुमार बोला नॉन सॉवरेन है तो ड्राइवर ही सिर्फ लाइबल होगा। अगर ये नॉन सॉवरेन है तो, अगर नॉन सॉवरेन है तो सरकार लाइबल होगी ना, अगर सॉवरेन होता है तो सरकार को फायदा होता है ना। तो नितिन शर्मा ने बोला कर्म ड्राइवर ने किया तो वही लाइबल होगा। अब देखिए गुरु जी सब भी आ गए, कर्म। उसके बाद हितेश तलरेजा, ये दिल का फोटो बना के उसने प्लस लिख दिया, ये क्या है। उसके बाद मानसी अग्रवाल ड्राइवर, काजल शर्मा को हंसी आ रही है खूब, और शिवानी जैन कह रही है सर ड्राइंग देख के हंसी आ रही है। मोना अग्रवाल गवर्नमेंट, लीगल हैकर गवर्नमेंट क्योंकि ड्राइवर गवर्नमेंट की है। ठीक है जी, तो सबके अलग अलग सोच हैं। तो मैं अब आंसर बताऊंगा, पहले मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, तुमको आंसर निकालना है उसमें से, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, देखिए यहाँ पर लिखा द ड्राइवर ऑफ अ गवर्नमेंट जीप, तो वो कार नहीं थी, क्या था एग्जैक्टली, जीप, विच वॉज बींग यूज बाय द कलेक्टर ऑफ उदयपुर, है ना, कलेक्टर ऑफ उदयपुर, इसका मतलब प्योर सरकारी व्हीकल था ये। नॉक डाउन अ पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, बेचारा फुटपाथ पे चल रहा था, बाय द साइड ऑफ ए पब्लिक रोड, बेचारा साइड में चल रहा था फिर भी उसको साइड में जाके उड़ा दिया। उसके बाद उसको इंजरी हुई और 3 दिन के बाद वो बेचारा लास्टली मर गया, हॉस्पिटल में मर गया। तो जो इंसान मरा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने स्टेट ऑफ राजस्थान मतलब सरकार के ऊपर भी केस कर दिया, उस ड्राइवर के ऊपर भी केस कर दिया, है ना। अब देखिए जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो क्या है। इट वॉज फाउंड बाय द कोर्ट एज ए फैक्ट दैट द ड्राइवर वॉज रैश एंड नेग्लिजेंट, मतलब ड्राइवर की रैश ड्राइविंग कर रहा था, अब कोई साइड में चल रहा उसको जाके उड़ा दिया, तो क्या एग्जैक्टली रैश ड्राइविंग है, और नेग्लिजेंट था, तो एक्सीडेंट उसके ड्राइविंग की गलती की वजह से हुई है, तो ओनली द ड्राइवर विल बी लाइबल, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा सिर्फ ड्राइवर लाइबल है, हाई कोर्ट ने भी जब अपील में केस किया तो हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि नहीं भाई सिर्फ ड्राइवर ही लाइबल है। लास्टली सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि ड्राइवर ही लाइबल है, तो आंसर इज ड्राइवर। तो जल्दी बताओ कितने बच्चे ने ड्राइवर बोला था और कितने बच्चे खुश हैं, है ना। तो ड्राइवर ही लाइबल है, उसका कारण ये है कि एक बात बताइए, जो कार गाड़ी चलाई जा रही थी वो देखा जाए तो वो सॉवरेन फंक्शन है, सरकारी गाड़ी है, उस पर डीएम चल रहा है, तो वो सॉवरेन फंक्शन है, उस केस में सरकार लाइबल नहीं होगी। यहाँ पे लाइबल कौन होगा एग्जैक्टली, ओनली द ड्राइवर, चूँकि ड्राइवर की गलती थी, है ना, ठीक है। तो ये जेआईजीएल के अंदर जो अमेंडमेंट था उसका ये एक्सट्रैक्ट था, है ना। तो जेआईजीएल का भी अमेंडमेंट हो गया ख़त्म, ठीक है जी। तो उस केस में आज मैंने 2 अमेंडमेंट्स कराए, एसबीसी का अमेंडमेंट करा दिया, जेआईजीएल का अमेंडमेंट करा दिया, बच कल क्या गया सिर्फ एसबीसी में न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, ये मैं कराऊंगा कल। तो कल है ट्यूसडे एट 8 PM यूट्यूब लाइव। तो इसमें सारे बच्चे को आना है और सारे बच्चे को बुला लेना, तुम लोग तुम्हारे जितने भी दोस्त वोस्त होंगे सबको बुला लेना। सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है, कंपनी लॉ एंड एसबीसी का है ये, है ना। तो न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कल मैं कराऊंगा रात 8 बजे, कल स्पेशल सेशन है। मेरा टारगेट ये है कि अब मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों का अमेंडमेंट करा दूं जिससे कि तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, और कोरोना से बचिए, है ना।